जम्मू और कश्मीर में एक और बार वही पुरानी लहर उभर गई है जो कभी वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और लीगल लैंडस्केप का हिस्सा थी। आर्टिकल 370 का मुद्दा। आज से कुछ साल पहले 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे देश में हलचल मचा गया। जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था और स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट में कहा कि जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो 2019 में एब्रोगेट किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल था और मोदी गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया। बेंच ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना वैलिड है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर ऐड किया गया था। इस वर्डिक्ट के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ऑफिशियली यूनियन टेरिटरीज के रूप में इंडियन यूनियन के अंडर फुल्ली इंटीग्रेट हो गए। ये डिसीजन अब एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बन गया है जो कि बाकी स्पेशल प्रोविजंस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। इस इम्पैक्टफुल डिसीजन के बाद ये एंटिसिपेशन था कि अब जम्मू और कश्मीर के माहौल में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के आने के बाद वहां असेंबली इलेक्शंस किए गए, जिसका नतीजा भी देश की जनता के लिए काफी शॉकिंग रहा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो अब हुई है जब जम्मू और कश्मीर में आए असेंबली सेशन में बवाल देखने को मिल रहा है, और ये बवाल किसी और चीज का नहीं बल्कि उसी पुराने मुद्दे आर्टिकल 370 को लेकर है। आपको बता दो कि जम्मू और कश्मीर असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें सेंटर से मांग की गई है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठकर बातचीत की जाए और आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल किया जाए। ये रिजोल्यूशन जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने मूव किया, ये कहते हुए कि दैट दिस लेजिस्लेटिव असेंबली रीअफर्म्स the importance of the special status and constitutional guarantees which safeguarded the identity, culture and rights of the people of Jammu and Kashmir and expresses concern over their unilateral removal। लेकिन ये रेजोल्यूशन जैसे ही इंट्रोड्यूस किए गए, आप सोचिए कि असेंबली का क्या रिएक्शन रहा होगा। रेजोल्यूशन के मूव करते ही बीजेपी के मेंबर्स ने तुरंत उसका विरोध किया। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा, द एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, पार्लियामेंट। इस बात को लेकर बीजेपी और ट्रेजरी बेंच में एक दूसरे के खिलाफ काफी तीखे इल्जाम लगे और आपस में बहस शुरू हो गई। अप्रोर के दौरान बीजेपी के मेंबर्स ने रेजोल्यूशन की कॉपीज को फाड़ दिया और उन्हें वेल ऑफ द हाउस में फेंक दिया। शेख खुर्शीद जो लांगटे के एमएलए है, उन्होंने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन असेंबली मार्शल्स ने उन्हें रोका। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने इस हलचल के बीच रेजोल्यूशन को वोट के लिए रख दिया और ये पास हो गया, लेकिन इसके बाद भी कियोस बना रहा और स्पीकर को हाउस को 15 मिनट के लिए अडजर्न करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो बीजेपी ने तुरंत इस पर अपना विरोध जाहिर किया और इसे एंटी नेशनल और पाकिस्तानी एजेंडा का हिस्सा बताया। बीजेपी के एमएलएज ने जोर से नारे लगाए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, देशद्रोही एजेंडा नहीं चलेगा, अगस्त 5 जिंदाबाद, एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलेगा, भारत माता की जय, जय श्री राम। बीजेपी एमएलए श्याम लाल शर्मा ने कहा, दिस इज एन एंटी नेशनल एंड पाकिस्तानी एजेंडा नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया और कहा, फ्रॉम शेख अब्दुल्ला टू ओमर अब्दुल्ला, इमोशनल blackmail of Jammu and Kashmir has been a routine. Speaker must be independent and not side with any party। आपको जानकारी दे दूं कि जम्मू और कश्मीर में अब जो नए असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस ने 90 में से 49 सीट्स जीती है, जबकि बीजेपी ने 29 सीट्स ही हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर्स ने अब ओपनली ये रेजोल्यूशन सपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के विरोध को भी सीरियसली लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये रेजोल्यूशन उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक अहम हिस्सा है और आर्टिकल 370 का रिस्टोरेशन वहाँ के लोगों की असली मांगे है। पीडीपी के लीडर वहीद पाड़ा, जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी फर्स्ट असेंबली सेशन में इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था और ये भी कहा था कि ये जम्मू और कश्मीर के आइडेंटिटी को वापस पाने की एक कोशिश है। वहीद पाड़ा का कहना था कि this isn't just about Article 370. It's about preserving the identity, the culture and the political aspirations of the people of Jammu and Kashmir। हालांकि चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने इस रेजोल्यूशन को एक पॉलिटिकल स्टंट बताकर कहा है कि if there had been genuine intent behind the resolution, it should have been discussed with my party, the National Conference। उन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ कैमरास के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका कोई असली मतलब नहीं है। जम्मू और कश्मीर की असेंबली सेशन में और कुछ अभी दिखाई जो दे रहा है वो यही मुद्दा है और इसके ऊपर वहाँ के एमएलएस के आते सीरियस रिएक्शन। और भला हो भी क्यों ना, आर्टिकल 370 की कहानी 1947 में भारत के
इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के वक्त से जुड़ी हुई है। जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का इंटीग्रेशन डिसाइड किया था तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस भी रखे गए थे। आर्टिकल 370 ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी, जिसमें उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और वो अपने रूल्स खुद बनाते थे। इसके बाद आर्टिकल 35A को भी ऐड किया गया, जो वहाँ के रेसिडेंट्स के स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस को सेफगार्ड करता था। लेकिन मोदी सरकार ने जब इस स्पेशल स्टेटस को हटा दिया तो ये एक कंट्रोवर्शियल कदम था, जो कुछ लोगों के लिए नेशन बिल्डिंग का पार्ट था और कुछ लोगों के लिए आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम बन गई। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी का क्लियर स्टांस है कि जम्मू और कश्मीर का इंटीग्रेशन और उनका स्टेटस इंडिया के लिए एक यूनिटी और सोवरेनिटी का मैटर है। बीजेपी लीडर्स का कहना है द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज एसेंशियल फॉर द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द इंडियन यूनियन। बीजेपी का मानना है कि ये रेजोल्यूशन उनके लिए एक रिवर्स गियर जैसा है जो यूनाइटेड इंडिया के खिलाफ है। सुनील शर्मा का कहना, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अपहेल्ड बाय abrogating आर्टिकल 370 and no regional assembly can challenge a national decision like this। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद वहाँ के कुछ लोगों में एक अलग तरह का सेंटिमेंट है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी को थ्रेट महसूस होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डेवलपमेंट और नेशनल पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं और एब्रोगेट करने को सही मानते हैं। आज का जम्मू और कश्मीर एक ऐसे स्टेज पे है जहां एक तरफ लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के लिए भी लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टीज उन सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है जो अपने स्पेशल स्टेटस और राइट्स को वापस चाहते हैं। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी सेंटर यही पर है कि वो इस पर क्या स्टेप लेगी। नेशनल लेवल पर ये भी एक डिबेट है कि क्या आर्टिकल 370 का रिवाइवल पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि अब ये एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन चुका है और इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ चुके हैं। वाहिद पाड़ा का कहना है कि दिस इजंट अबाउट डिफाइनिंग द सेंटर, इट्स अबाउट गिविंग जम्मू एंड कश्मीर इट्स ड्यू रिस्पेक्ट एंड राइट्स एज अ यूनिक रीजन विद अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। सेंटर का अभी भी यही कहना है कि आर्टिकल 370 को दोबारा लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स और रेजोल्यूशन से ये जरूर दर्शाया जाता है कि वहाँ के लोग अपनी स्पेशल आइडेंटिटी के लिए कितने सीरियस हैं। जम्मू और कश्मीर का ये मामला सिर्फ एक लीगल या पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये आइडेंटिटी, कल्चर और रीजनल एस्पिरेशंस का भी मामला है। आज जब हम देखते हैं कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली एक बार फिर आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की मांग कर रही है, तो ये हमारे लिए एक समझने का मौका भी है कि किस तरह से रीजन अपने दायरे को वापस पाने के लिए लड़ रही है। आर्टिकल 370 का मुद्दा सिर्फ जम्मू और कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे भारत का है। ये वो मुद्दा है जो हमारी यूनिटी और डाइवर्सिटी को लेकर एक सवाल भी उठाती है। आज के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप में ये देखना होगा कि क्या जम्मू और कश्मीर अपने अस्तित्व को दोबारा पा सकती है और क्या भारत अपने इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हुए उनके एस्पिरेशंस को भी रिस्पेक्ट दे सकती है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।